गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। आज मैं बात करने वाला हूँ। द टॉपिक ऑफ टुडे इज बी योर ओन बॉस। ये मैंने आपको लिखकर भेजा था और आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जानना चाहेंगे कि हाँ, हम कैसे अपने बॉस बन सके, हाउ वी कैन बिकम अवर ओन बॉस। दो मैक्सिमम ऑफ यू आर डूइंग जॉब जॉब करते हैं, तो हमें हमारा एक बॉस होता है जो हमें कहता है और हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक मेरे मन में क्यों आया, आज ही मैं एक स्कूल के जजमेंट कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा। वैसे मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम करते हैं हम लोग। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ जो मैंने एक ड्रॉबैक देखा है, या इवन मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ अटैच था, तो उनका बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने देखा। जब भी हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि कोई एक नया सा प्रोडक्ट बता देंगे, कोई एक ऐसे लिफ्ट, कोई एक ऐसी चॉकलेट, कोई एक ऐसे मेडिसिन, कोई एक ऐसा मोबाइल फोन जो एक इनोवेटिव होगा किसी काम को करने में, और इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटली गलत कंसेप्ट है। जब आप इससे बाहर आएंगे, तभी आप बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर पाएंगे। यही कारण है कि इंडिया में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं। यही कारण है कि इंडिया में अमेजन नहीं बनता है। ये एक कारण है। और अगर कोई बनने की कोशिश भी करता है, तो वो मतलब नहीं माना जाता उसका। नो डाउट बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, लोगों ने सीखे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आज के टाइम पे जो बच्चे आप लोगों को मिल रहे हैं, इन बच्चों के लिए आईआईटीज में जाके, आईएम्स में जाके जॉब लेना आसान नहीं है। बिकॉज इफ यू गो थ्रू द न्यूज हेडिंग्स, इवन आईआईटी आईएम्स भी जॉब नहीं दे पा रहे हैं। कारण वही है कि कितनी जॉब दे, सिंपल से डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट, कितने लोगों को जॉब दे, नहीं दे सकते, वो हो ही नहीं सकता। एक ही तरीका है कि हम अपना खुद का काम करें, हम एक एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब कहीं से कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है। ये आपको बच्चों को समझाना है, ये आपको पहले समझना है। आ, हम जब मैं पढ़ता था, मैं मुझे याद है क्लास क्लास फिफ्थ में, सिक्स में या सेवेंथ में, तो हमें एक सोलर कुकर बनाया गया था। एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया, उसके ऊपर एक कांच लगाया गया, ये किया हो गया, हमने उसमें पानी रखा, वो पानी गर्म हो गया, हम बड़े खुश हो गए। उसके बाद घर पे हमने उसमें चावल वावल रखने की कोशिश की, कुछ आधे कच्चे आधे पके वो बन गए, हम खुश हो गए, हमने सोलर कुकर बना लिया। और शायद हमें भी वही इनोवेशन बताया गया था कि हाँ, इनोवेशन कर लिया, अब आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। शायद हम इसीलिए अच्छे एंटरप्रेन्योर उस समय नहीं बन पाए। है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो मेन कंसेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बना हूं, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बना हूं, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मेरा घर कैसे चलेगा। दूसरा, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मे बी माई सप्लायर, माई कस्टमर, माई एम्प्लॉय, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। अगर मैं अपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। अगर मैं कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं। केवल एक इनोवेशन करके एक ऐसी कार बना लेना जो कार उड़ने लगे, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, क्या उस पर यूनिट कॉस्ट पे उस वो सेलेबल है। एक बच्चे ने, मैं बिजनेस ब्लास्टर में गया था, बहुत सारे बच्चे पेंटिंग्स बना बना के लाए, और उनकी पेंटिंग 400 रुपए में बिक गई, वो देवर वेरी हैप्पी। और टीचर्स ने कह दिया हाँ, दे हैव डन अ वेरी गुड। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक पेंटिंग को बनाने में बच्चे ने अगर 15 दिन लगा दिए, एक पेंटिंग को बनाने में बच्चे ने 15 दिन लगाए, उस पेंटिंग को 400 रुपए में बेच दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो, दो पेंटिंग बना लेगा, महीने में तीन पेंटिंग बना लेगा, चार पेंटिंग बना लेगा। इससे सरवाइव नहीं कर पाए वो एंटरप्रेन्योर। अगर वो बड़ा पेंटर बन गया, उसके पेंटिंग की वैल्यू करोड़ों में होने लगी, तो उसमें से एक जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगा। ही हैज नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर, ही हैज बिकम अ पेंटर। पेंटर, वो एक बड़ा पेंटर है, एक बड़ा डांसर है, एक बड़ा कहते सिनेमा आर्टिस्ट है, वो अलग बात।
अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो 10, 20, 50, 100, 500 लोगों को बैठाए, खुद भी पेंटिंग बनाए, उनसे भी बनाए, उसके बल्क में इतनी पेंटिंग बने कि वो पेंटिंग बेचे और पर यूनिट कॉस्ट ऐसी हो कि वो बड़े आराम से सेलेबल, और वो जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं उन सबका घर चला सके। प्लीज, आप सबके सब टीचर हैं, आपका काम है अपने बच्चों को ये बताना कि डिपार्टमेंटल स्टोर हर सोसाइटी में होता है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर ही खोलिए, लेकिन उसको इस तरह से सजाइए, उसमें प्रोडक्ट इस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मेंटेन कीजिए कि आपका ज्यादा इन्वेंट्री में ना फंसे, और जो प्रोडक्ट मांगने के लिए आपके पास कस्टमर आता है वो टाइमली आप वो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर सके। यही एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके लिए कोई नया इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को आपको बताना है कि वो डेटा को एनालाइज करके समझ सके, जान सके कि हाँ जी, मेरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम में आता है, और जो मेरी डिमांड है किस प्रोडक्ट की ज्यादा है, कौन से लोग ज्यादा रेगुलर विजिट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा चाहिए, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो महीने में 1-2 बार आता है। उस प्रोडक्ट को मुझे दुकान में रखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मेरे पास कोई कस्टमर आए तो मैं बोलूंगा हाँ जी मैम, अभी आपके घर पे डिलीवरी होगा, और हो सकता है मैं बैक ऑफिस में कोई मेरा एक टाई अप है, उससे मैं कहूंगा हाँ जी ये डिलीवरी करिए, ऐसा भी हो सकता है वो जो। तो आपको इस बात को समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, एक लाइन में बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कहीं से भी कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है। दैट इज इनोवेशन, वो एक साइंटिस्ट लोगों का काम होता है, एक तरह से साइंस के जो लोग होते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो डिफरेंट मेडिकल में भी हो सकते हैं, उन लोगों का काम एक नई दवा को लॉन्च करना, लेकिन उस दवा को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस दवा को जो एक रिसर्च के थ्रू डेवलप की गई है, उस मेडिसिन को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना, हर जगह अवेलेबल कर देना, और अवेलेबल करने में कॉस्टिंग ऐसी हो जो कि सब लोग उसको परचेज कर पाए, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है। मैं अभी एक वर्कशॉप डिजाइन कर रहा हूँ जो संडे को स्क्वाफ पे है, जो कि हर स्कूलों के लिए कंपलसरी है। अगर आपने 1.3.2 अगर पढ़ा हो स्क्वाफ का, डोमेन 1, सब डोमेन 3 एंड सब सब डोमेन 2, तो वो कहता है कि हर स्कूल को अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी देनी है, देनी। अब अगर आपको हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी देनी है, तो पहले आपको एज अ प्रिंसिपल, एज अ हेडमिस्ट्रेस, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ टीचर, और मैक्सिमम ऑफ यू आर कॉमर्स टीचर, तो मैं चाहूंगा कि आपको पता हो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जब समझ जाएंगे आप, तभी आप बच्चों को समझा पाए, तभी आप बच्चों, आप एक ऐसा एम्बुलेंस डिजाइन कर दें जो देखने में बहुत अच्छा हो, और गांव के एक वहां पे कोई बीमार हो, वहां वो एम्बुलेंस ऐप के थ्रू पहुंच जाए। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि गांव में रास्ते नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में पगडंडियां हैं, गांव में मोबाइल चार्ज ही नहीं हो सकता, और जो उस एम्बुलेंस पे बैठा हुआ आदमी होगा, जो उस एम्बुलेंस को चलाएगा, बाइक एम्बुलेंस भी अगर वो है, तो उसको अपना घर चलाने के लिए महीने में 40,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए, वो कौन देगा? एक पेशेंट को लेने जाएगा, वो पेशेंट तो गांव का गरीब पेशेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, दैट इज द रीजन वो कहीं गांव में पड़ा हुआ है और वो बीमार है। वो 30,000 रुपए उसे कौन देगा? वो दिन में एक पेशेंट उठा पाएगा, 2 पेशेंट उठा पाएगा, वो 100 रुपए से ज्यादा अगर उनसे डिमांड करेगा तो अगली बार से उनको कोई फोन ही नहीं करेगा। तो आप ऐसा एम्बुलेंस डिजाइन करके आप कोई इनोवेशन तो कर रहे हैं, आप कोई एक नई चीज सरकार को दिखा रहे हैं, हाँ एक ऐसी चीज हो जो गांव के गरीबों का बीमारी में रक्षा करने के लिए ये एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। वो बाइक, जिस बाइक को आपने एम्बुलेंस बनाया है, उसमें 2.5 लाख का 2 लाख का खर्चा आएगा, वो कौन देगा? वो ड्राइवर जो उसको चलाएगा उसकी सैलरी कौन देगा? और उस ड्राइवर के पीछे एक डॉक्टर बैठाओगे या एक नर्स बैठाओगे या जो भी उसको जाके इमरजेंसी सर्विस देगा, उसका पेमेंट कौन देगा? अगर ये सारी चीजें नहीं हो सकती, और अगर आप चाहते हो कि ये सारी सरकार देगी, सरकार देगी तो सरकारी सेवा होगी ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये हुआ कि मैं कुछ भी लॉन्च करूं, कुछ भी लॉन्च करूं,
वो इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए। ठीक है, शुरू के पीरियड में आपका जब आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है उस पीरियड में आपको पैसे लगाने हो सकते हैं, कहीं से फंडिंग ले सकते हैं, बट इन ईयर 2 ईयर 3 ईयर वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली वाइबल हो, जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अगर आप उसे चला रहे हैं तो वो खुद चले। मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल जानता हूं जो बड़े बड़े लोगों ने शुरू किए। मैं जाता हूं स्कूलों में, बड़े बड़े लोगों ने शुरू किए। उन्होंने इस तरह से शुरू किए कि वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, अपनी सारी जमीन दे दी, जायदाद दे दी, स्कूल बना दिया। उसके बाद उनके पास पैसे थे, वो टीचर की सैलरी देते थे, बच्चों से बहुत नॉमिनल 100-200 रुपए फीस देते थे। लेकिन व्हाट आफ्टर देयर डेथ, जैसे ही वो बड़े आदमी का डेथ हो गया, अब डेथ हो गया, वो तो उसके बच्चे जो हैं, वो बड़ा आदमी था, उसके बच्चे कहीं बाहर, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया। उस स्कूल को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? बच्चों, क्योंकि आपने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया है, यानी आप फीस दे नहीं सकते। आपको स्कूल को अच्छे से चलाना है तो आपको बच्चों को, टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, अदरवाइज टीचर की फैमिली कैसे चलेगी, प्रिंसिपल की फैमिली कैसे चलेगी, आपको ये भी देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, शुरू में बन गया, लेकिन उसे मेंटेन तो करना है, बिजली का बिल तो पेमेंट करना है, गार्डनिंग का काम करना है, बोर्ड करना है, पेंटिंग करना है, बसेस है उनका, तो वो सब करना है। कौन देगा ये सब चीजें? यानी आपके द्वारा चलाया हुआ स्कूल वेस्ट हो जाता है अगर आप उसको सेल्फ सस्टेनेबल बना के आपकी डेथ नहीं होती है। तो आप कुछ ऐसा प्लान करें कि आपने एक स्कूल बनाया, आप सोसाइटी को दे के जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब अगले जीवन भर इसकी जो, आपने पता होगा हमारे यहाँ जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तो जिसने उनका उद्घाटन किया था उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन कर दिया, एक ऐसा फंड बना दिया कि उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को से ही नोबेल का प्राइज दे दिया जाता है। तो दैट इज सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। एवरी ईयर नोबेल का पैसा अपने आप आ जाता है, किसी को देने की उसकी जरूरत नहीं। तो अगर आप कोई, चाहे आप चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहे हैं, कुछ लोग मंदिर बना देते हैं, आपने देखा नहीं होगा ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो गिर रहे हैं, उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि वहां पे जो पंडित जी हैं, अगर 10-20-50 हजार रुपए महीने में वहां पे चढ़ाने के लिए आता है तो वो पंडित जी को अपनी फैमिली भी तो चलानी है, और वो पैसे चाहिए उनको, अदरवाइज पंडित जी कैसे सरवाइव करेंगे? तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर मैंने एक मंदिर बनाया है, एक मैंने स्कूल बनाया है, एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक मैंने प्रोडक्ट बनाया है, कुछ भी बनाया है, वो लॉन्ग रन में सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए। आप ये बिल्कुल ना माने कि एक कंपनी से मुझे सीएसआर का फंड मिलेगा और जब मिलेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। क्यों मिलेगा जी आपको सीएसआर का प्रोडक्ट? सीएसआर को जो फ्री में मिलने वाले पैसे हैं उसको लेने के लिए बहुत लोग हैं। आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा, कल कोई और आएगा मेरे पास कि यार मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, मैं उसको क्यों ना दूं, आपको ही क्यों देता रहूं? If I am running one organization XYZ and I have CSR fund I am giving to you, after 5 years, why I should not give it to someone else also, or someone else not, why I should be giving to you only? तो प्लीज सीएसआर के बेसिस पे या कहीं से मिलने वाले डोनेशन के बेसिस पे जो सिस्टम्स चलते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते। यही कारण है कि बड़े बड़े राजाओं के बनाए हुए मंदिर भी, बड़े बड़े राजाओं के बनाए हुए किले भी ढह रहे हैं और उनको कोई मेंटेन करने वाला नहीं, क्योंकि दोज ऑल आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल। तो मैं आप लोगों से एज ए टीचर, जितने भी आप लोग टीचर हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को जरूर बताएं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अपने स्कूल में एक ऐसा सिस्टम जरूर लॉन्च करें जिसमें बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर हो सके, एक्सपोजर हो सके। अगर आप स्क्वैफ डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि बच्चों को आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दीजिए, बच्चों को आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस दीजिए। ये स्क्वैफ का अगर आप 1.3.2 पढ़ेंगे, उसका अगर आपको 4 उसमें पहुंचना है तो ये सारी चीज, और वो तो 50% बच्चों की बात करता है कि स्कूल के 50% बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी आपको देनी है। कम से कम 10% को, 12% को, 15% को ये दीजिए, और उसको देने के लिए आपको समझना पड़ेगा
इन सब चीजों को पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि वो सर, आपने कोई डिजाइन बनाया और आपने स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग लगा दिया, वहां पे एक बच्चे ने उसको भेज दिया, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे की जो लेबर है, आपने उस कॉस्ट को कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि बच्चे ने एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 दिन लगाया, आपने देखा कि हाँ जी उसने वेस्ट मेक फ्रॉम वेस्ट करके प्रोडक्ट बनाया, आपने उसको 10 रुपए में बेच दिया या 50 रुपए में बेच दिया या 100 रुपए में बेच दिया, आप बच्चों को कहते हो हमारी इतनी कमाई होगी। नहीं जी, ये कमाई नहीं हुई, आपको समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा रहा है, घर की कितनी बिजली वेस्ट हुई है। अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ उस प्रोडक्ट को घर से स्कूल तक लाया है तो उनके कार का पेट्रोल लगा है, जिसकी कॉस्टिंग आप कहीं कैलकुलेट कर ही नहीं रहे, और आपने कह दिया कि हाँ जी ये तो मेक फ्रॉम वेस्ट है और बनाने में कुछ नहीं लगा। अरे आपने कुछ कलर यूज किए, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कलर आपके घर पे पड़े थे, वो हमेशा नहीं पड़े होंगे। तो दीज आर नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। यहीं पर हम बच्चों को नहीं समझा पाते हैं कि ये हम एंटरप्रेन्योरशिप को बता ही नहीं रहे। ये तो हम एक फन एक्टिविटी ये हो सकती है, बट दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप एट ऑल। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि उसकी कॉस्टिंग निकल कर आनी चाहिए। ऑल फिक्स कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल इंसिडेंटल कॉस्ट जो है वो हमारी निकल कर आनी चाहिए, तभी वो बच्चा लॉन्ग टर्म में उसको करके सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज ऐसा ही होगा कि एक एमबीए चाय वाला आएगा, वो खूब बड़ा धूमधाम से आएगा, लोग ऐसा सोशल मीडिया पे हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो लोगों के पैसे लग गए और वो बिजनेस फेल हो। ऐसा तभी होता है। आप लोगों को बच्चों को बताना पड़ेगा कि हाँ बेटा, आपको इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगे हैं, तो 2 घंटे की लेबर कॉस्ट क्या होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली चलानी है बड़े होके, तो आप इस प्रोडक्ट को कितने बना पाएंगे, या आप लोगों को रख के कितना ये प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो आपका पर पर्सन जो है कितनी अर्निंग होगी, क्या उससे आप कमा पाएंगे। ये सब चीजें अगर हम बच्चों को नहीं बताते हैं तो हम एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बता रहे, हम केवल एक फन करा दे रहे हैं। उस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। आप कोई, मैंने देखा बहुत सारे जगहों पे गया और मैंने देखा कोई बल्ब बना रहा है। अब वो बल्ब ऐसा है, पुराने बल्ब को लिया, आप समझने की कोशिश कीजिए, पुराने बल्ब को लेके आपने उसमें कुछ चेंज करके नया बल्ब बना दिया। आजकल ये जो बल्ब आते हैं बहुत अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या पुराने बल्ब को दूसरों के घरों से कलेक्ट करने का कॉस्ट क्या है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक एक घर से एक एक बल्ब, आप 15 रुपए में बल्ब मार्केट में 25 रुपए का आ रहा है, आप पुराने बल्ब को लेके 10 में बेच दे रहे हैं क्योंकि आपको, लेकिन उसको कलेक्शन का कॉस्ट ही पता चलता है 20 रुपए है। आप दूसरों के घरों से जब उस बल्ब को कलेक्ट, आप लोग किसी को कहते हो आपके घर का बल्ब फ्यूज होगा तो आप उसको रखना, आपकी कोई गाड़ी आती है वो जाके कलेक्ट करती है, वो फोन करेगा, आप गाड़ी लेके जाएंगे, आप उसे कलेक्ट करेंगे, उस कलेक्ट करके लाके उस पुराने बल्ब से नया बल्ब बना देंगे और उसको आप 10 में बेच देंगे। लेकिन कहीं उस कलेक्शन की कॉस्ट तो 15 रुपए नहीं है। अगर उस कलेक्शन की कॉस्ट 15 रुपए है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल नहीं। आई होप मैं बेसिक लाइन आपको बता पाया कि एक फन एक्टिविटी जो हम स्कूल में कराते हैं और एक एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोग को 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कराना चाहिए, सो दैट कि वो इस एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को समझ पाए, अपनी लाइफ में एम्प्लॉय कर पाए, अपनी लाइफ में उसको लगा पाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने एक एग्जाम्पल बता, मैं जब गुड़गांव में पहली बार आया तो गुड़गांव जैसे शहर में लोग कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो एक बड़ा सा कोई कमर्शियल प्लेस लेते हैं, एसी लगवाते हैं, पौधे रखवाते हैं, ये फर्नीचर कराते हैं, ऐसे ऐसे करके। मेरे सामने, मैं स्कूल में पढ़ाता था, मेरे सामने 25 टीचर ऐसे थे जिनको मैंने देखा है डिफरेंट स्कूलों में, उन्होंने ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर खोले, किसी ने 1 साल बाद, किसी ने 2 साल बाद उसको बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जिस घर में रहता था, अकेले था, अनमेरिड था, उसी में एक टेबल लगाया, बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, 2 बच्चे और बढ़ गए, 2 और स्टूल ला के रख दिया, फिर जगह बढ़ गई, मैंने एक बेसमेंट बगल में था वो रेंट पे ले लिया, फिर और उसको मैंने बढ़ाता चला गया। और मेरा कोचिंग सेंटर वाज वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, इट वाज नोन कोचिंग सेंटर ऑफ गुरु। दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने 25 लाख रुपए लगा दिए, 2 साल में आपने 10 लाख रुपए साल के कमा दिए और अल्टीमेटली तीसरे साल आपने उस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया, तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप में किया क्या, आपने कमाया क्या। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपका पे आउट पीरियड ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस खत्म हो जाए और आपका पे आउट ही वहां से ना आए, जो आपने लगाया था वो भी ना आए। तो इन चीजों को प्लीज समझाएं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है।
हम लोग संडे को 5 बजे एक स्क्वायर के सेशन कर रहे हैं। जितने लोग तो इंटरेस्टेड हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं, एजुकेशन को और समझना चाहते हैं, उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर जरूर करेंगे। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन प्लीज आज का क्वेश्चन जो होगा वो केवल और केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे होगा। जितना आप पूछना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, आई एम हियर। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, इसलिए मैं आपसे एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करूंगा। इसलिए मैं आपसे एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे, खासकर जो बिजनेस स्टडी के टीचर हैं, जो अकाउंटेंसी के टीचर हैं, जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, प्लीज बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। समझाइए उनको, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करवाइए, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करवाइए, उनको बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, इंसिडेंटल कॉस्ट क्या है। नहीं, आप बताइए कि अगर आप इतना कर रहे हैं, आपने पिछले 4 दिन मेहनत करके आपने ये प्रोडक्ट बनाया, इसको बेचा है, तो आप सोचिए कि आप 30 दिन में कितना करेंगे और आपके महीने की अर्निंग कितनी होगी। तब वो समझ पाएगा कि जो वो करके बच्चा बहुत खुश हुआ है, वो एक्चुअल में उसे और क्या वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि हम एक छोटे से कोई एक्टिविटी कराते हैं, उससे बच्चे को लगता है मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। उसके बेसिस पे वो, आजकल बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई कम करके वो कहते हैं अब तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, और पापा से 10 लाख 20 लाख रुपए ले रहे हैं, और उसके बाद वो एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। हमें ये हमारी हमारी गलती, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके उनको समझ में आता है यार महीने में जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे तो मैं इससे अच्छा तो मैं कहीं, वो बाद में कहते हैं इससे अच्छा तो मैं कहीं नौकरी कर लूंगा तो मेरे को 50,000 रुपये मिले। क्यों? क्योंकि उस पूरा करने के बाद वो महीने के 5 लाख की सेल करने के बाद या 10 लाख की सेल करने के बाद भी उसके जो सेविंग्स हैं या जो उसके कहते हैं प्रॉफिट है जो घर ले जा सकता है, वो 50,000 भी नहीं हो पा रहा है उसका। क्यों? क्योंकि जब पहली बार उसे सिखाया गया तो उसे बाकी कॉस्ट के बारे में तो बताया ही नहीं गया। उसे तो ये बताया गया कि 10 रुपए का आलू कहीं से हमने लिया और 12 में बेच दिया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हम बुक्स में कितना भी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट को पढ़ाते रहें अकाउंटेंसी में, लोग कहते हैं सर अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल कैसे कराएं। अरे मैं बताता हूं कैसे कराएं। आप आलू खरीद के तो दिखाओ बच्चे के पास। क्या दिक्कत है? आपके आपके स्कूल की टीचर, कौन सी टीचर ऐसी है जो आलू नहीं खरीदती? एक बार जुड़ के तो देखो कि मैम इस बार हमारे बच्चे जो है सब्जी बेचेंगे सैटरडे को, और आप सबको सब्जी लेना है हमारे बच्चों से। कौन टीचर मना कर देगा? मुझे नहीं लगता कोई टीचर मना कर देगा कि हम सब्जी, आप सबको अपना थैला लेकर आना है, इस वीक की सब्जी हमारे बच्चों से लेके जानी। एक बार करके तो देखो एक्टिविटी। जाओ बच्चों के साथ लेके, एक स्कूल की बस लेके जाओ, मंडी जाओ, वहां से एक आलू का बोरा, एक प्याज का बोरा, एक टमाटर का बोरा उनके साथ खरीदो, 10 बच्चे लेके जाओ और लाके अपने अपने वहां पे लगाओ, उस सब्जी को बिचवाओ अपने स्कूल में। और बोल देखो टीचर खरीदते हैं, जब टीचर खरीदते हैं तो बच्चों, फिर बच्चों को कैलकुलेट करने दो कि आपने आलू कितने का खरीदा था, उस आलू में से कितने आलू खराब निकल गए, कितना आपने, अगर 50 किलो आलू का बोरा खरीदा था लेकिन बेच पाए आप केवल 45 किलो या 48 किलो। क्योंकि टीचर, कोई बात नहीं, टीचर भी अच्छे अच्छे चूज के लेकर जाएगी जिस दुकान पे लेके जाती है। करके तो देखो ऐसा। नहीं करेंगे फिर कहेंगे सर हम अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्या कराएं। अरे करके देखो, आपको पता चलेगा, बच्चों को आप बता पाओगे व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब बता पाओगे आप। व्हाट इज लेबर कॉस्ट, सब कुछ, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, जो बताना चाहो आप बता सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विजन होना चाहिए, काम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। ये नहीं होता कि प्रैक्टिकल केवल साइंस में होता है, साइंस में एक लैब बन गया स्कूल में तो वहां प्रैक्टिकल होगा, और कॉमर्स में तो प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसमें प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आप इसमें जर्नल में रिकॉर्डिंग बच्चे को सिखा सकते हो? क्यों नहीं आप उसको लेजर में रिकॉर्डिंग सिखा सकते हो? क्यों नहीं आप उसको फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस सिखा सकते हो? क्यों नहीं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस सिखा सकते हो? क्यों नहीं उसको आप नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस सिखा सकते हो? क्या नहीं सिखा सकते आप? एक एक एक्टिविटीज। लेकिन पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठा के या XYZ ऑथर की किताब उठा के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 कर दिया, आप 10 साल से आप करते आ रहे हैं और वही हमने करा दिया और हमारा काम हो गया जी, हमने तो सब बच्चे भी 90% नंबर आ गया, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, काम खत्म। लेकिन ऐसे ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं,
नो डाउट आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही कहना, अपने आप में डिफरेंस अगर क्रिएट करना है तो थोड़ा सा हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम बच्चों को एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चीजों का दे सकते हैं। अब मैं प्लेटफॉर्म को ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें, मैं चाहूंगा कि आप टॉपिक के साथ क्वेश्चंस पूछें जो हैं, आप पूछ सके कि हाँ सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाना है। हो सकता है मेरे समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा नहीं सर इसमें मेरे को इस समय नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मुझे कोई समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में आप ये प्रैक्टिकल करा सकते हैं। और प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 टॉपिक, 12 टॉपिक, 15 टॉपिक या महीने के 2 टॉपिक ऐसा हो जो प्रैक्टिकल आप चूज कर लें अपने इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में, अकाउंटेंसी में। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग एक स्कूल में एडुफिन करके एक इवेंट करते हैं। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी अटेंड किया है, गया है। उस इवेंट में हम बच्चे को प्लानिंग, हम बच्चे को ऑर्गेनाइजिंग, हम बच्चे को स्टाफिंग, हम बच्चे को कंट्रोलिंग, हम बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम बच्चे को मार्केटिंग, सब 2 दिन में कराते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली पढ़ाते कुछ भी नहीं, पढ़ाते कुछ भी नहीं है, हम उस इवेंट की प्लानिंग करके प्लानिंग सिखाते हैं, हम प्लानिंग प्रोसेस बताते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम बच्चों को काम देके स्टाफिंग बताते हैं, हम गलतियों को बता के कंट्रोलिंग बताते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराते हैं, हम बच्चों का उनका जो वो कंपनी जिसकी एनालिसिस करते हैं उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डलवा के उसके व्यूज इकट्ठे करवा के उनको मार्केटिंग सिखाते हैं, पोस्टर बनवा के, वीडियोज बनवा के उनको हम मार्केटिंग सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं प्रैक्टिकल करा के, प्रैक्टिकल करा। और आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप कोई भी एक एक्टिविटी प्लान करिए। आप अपने क्लास में एक एक्टिविटी, मैंने कहा ना सब्जी में आलू का बोरा एक खरीद कर लाए और बेचे, इस एक्टिविटी के, इसी एक्टिविटी से आप बच्चे को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, आलू बिकने वाला है इसकी मार्केटिंग करके देखिए कि आपका बच्चा फेसबुक पे कितने व्यूज इकट्ठा कर सकता है। वो तभी व्यूज आएगा जब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, जब वो वीडियोज अच्छे बनाएगा, जब वो पोस्टर अच्छे डिजाइन करेगा, तभी आएगा ऐसी चीज। बच्चों को सिखाइए ये चीजें, तब आप उसको बता पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के 4 P's आपने पढ़ा दिए, हाँ जी ठीक है हम कर रहे हैं, हम भी ऐसे करते थे, यू आर नॉट फॉल्ट। मुझे पता है स्कूल में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टाइम होता है, नहीं होता, सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, ये सब होता है, लेकिन वही बात है ना कि जितनी पर मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, उस वर्कशॉप में मैं नाम नहीं बताऊंगा, प्लीज मैं चाहूंगा कि अगर कभी हो तो मैं उनकी वर्कशॉप आप लोग भी जरूर करें। उस वर्कशॉप में एक महाशय जी आए, उन्होंने 2 लाइन पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने एक लाइन कहा टीचर्स ने कि सर आजकल के बच्चे ना सुनते नहीं है, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, स्कूलों स्कूलों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, नए नए आते रहते हैं काम करने के लिए, कैसे पढ़ाएं, हम पढ़ाने का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। दिस वॉज द आंसर फ्रॉम द टीचर्स। आप एक लाइन में उन्होंने टीचर को शांत किया, सिंपली कहा ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते, पेरेंट्स ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते, ऐसे ही रहेंगे। अब आप बताओ क्या आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो, आप स्कूल टीचर बने रहो, नहीं पढ़ा सकते कोई और जॉब ढूंढ लो, काम खत्म। जब आप वैसी मां नहीं है, मैं वैसा पिता नहीं हूं जैसे मेरे पिताजी होते थे, जैसी मेरी मां होती थी, नहीं है, हम सच्चाई आप माने चाहे ना माने, जैसी मेरी मदर थी वैसी मेरी वाइफ नहीं है, और जैसे मेरे फादर थे वैसे मैं नहीं हूं अपने बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चे वैसे कैसे होंगे जो आज के 25 साल पहले बच्चे होते आए, नहीं हो सकते। अब आप बताइए इन दिस सिचुएशन, आपको किसी ने स्कूल में किसी ने पकड़ के नहीं कहा होगा कि आइए आप हमारे यहाँ टीचर बनिए, इधर यू आर गवर्नमेंट टीचर और यू आर प्राइवेट टीचर, आप खुद गए होंगे कि हाँ हमें टीचर बनना है। जब आपको टीचर बनना है, आपको पता है सिचुएशन है, बच्चे ऐसे ही हैं, स्कूल ऐसा ही है, पेरेंट्स ऐसे ही। अब आप बताइए क्या इसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? कर सकते हैं, यू शुड बी अ टीचर एंड यू शुड बी वर्किंग एज अ टीचर। लेकिन वहां अब नहीं सर, बच्चे ऐसे हैं वो फोन पे लगे रहते हैं, वो तो सुनते नहीं है, पेरेंट्स तो कोऑपरेट नहीं करते, स्कूल प्रिंसिपल इतना काम दे देते हैं कि हम पढ़ाएं कब। इन सारी सिचुएशन में फिर क्यों टीचर है आप?
आई होप मैंने कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश की होगी। नीता सहगल मैम, गुड इवनिंग। आप हैंड रेज कर रहे थे, तो प्लीज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। पहले आपको कैसा लगा आज के जो हमने इस टॉपिक को रखा? अनम्यूट कर लीजिए मैम प्लीज। शायद मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया। लेट मी गिव यू द ऑप्शन ऑफ अनम्यूट। इसके बाद आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे। नाउ यू कैन अनम्यूट मैम, नाउ यू कैन अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर ये ना मैं एंटरप्रेन्योरशिप इंचार्ज हूँ 3 साल से गवर्नमेंट स्कूल में। किस चीज के इंचार्ज? अच्छा मैम प्लीज। वहाँ पर वो चलता है, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चे को 2000 रुपीज मिलते हैं। मैं उस और प्रोग्राम का जज रह चुका हूँ और तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फर्स्ट उसमें तो मेरा खैर गया था, वो प्रोजेक्ट गया था। ये अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा गर्ल्स स्कूल है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है। बाकी सब चीजें तो हम कर लेते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का जो है तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, और टीचर को बेचना नहीं है, फैमिली को बेचना नहीं है, एकदम सही है। तो वो शार्क टैंक हो जाता है वहां पर अच्छा। लास्ट में। वो फर्स्ट में शार्क टैंक हुआ था पूरा, अच्छा। और पूरा अच्छे तरीके से हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है उनको कैसे कराएं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे करा दिया, फेसबुक पे करा दिया, पेज बनवा दिया, पर वो पहले वाला हमारा सिलेक्ट हुआ था, वहां आए भी थे। और उनके प्रोडक्ट में रेजिन्स का उन्होंने कुछ कुछ चीजें बनाई थी, नई नई और अच्छी चीजें थी। इंटरेस्ट भी ले रहे थे लिंक्डइन के वाले कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, और ये सब। हम्म, बच्चे साइंस वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे कि नहीं ठीक है, हमें तो ठीक है, ठीक। पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। हाँ हाँ। और दूसरे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ तो इसका अगर हम इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका दो ही कारण है। या तो हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, और या फिर हम सही से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अब आपको देखना है कि क्या हमारी जो पोस्टर की डिजाइनिंग है, जो हम वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, क्या हम अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को समझा पा रहे हैं? यही कहीं ना कहीं कमी हो रही है, होगी पक्का, मैं आपको बता रहा हूं। या तो भाई सिंपल है, या तो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि नहीं जी, वो मार्केट में आप, मैंने कोई चीज बनाई, वो मार्केट में 10 रुपए में मिल रही है, आप 15 में बेच रहे हो, मैं क्यों लूंगा आपसे? या फिर हम जो 15 में दे रहे हैं वो एक बेटर प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसको समझा नहीं पा रहे। अब तो इसके वो लिए व्यूअरशिप में ही नहीं आ पाता ना, हाँ मान व्यूअर, लीजिए बस व्यूअरशिप वही में बात। ही नहीं आ पाता। व्यूअरशिप कैसे आएगा? आप देखिए, बड़ा अच्छी बात आपने बताई, व्यूअरशिप कैसे आएगा। आप बस इतना देखिए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। हाँ, वो बोलते हैं बच्चों को कि आप सब हाँ, जाके सब्सक्राइब कर लो, सब कर लो, इसका पर नहीं हो लेकिन पाता। करते करते नहीं है। इसका मतलब कि हम सही, आप सोचिए कि मैं अपने स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे, भाई 9, 10, 11, 12 में इतने बच्चे तो होंगे जो इंस्टाग्राम आजकल हर बच्चा यूज करता है, नहीं तो 11 12 के बच्चे होते हैं और 11 बेसिकली। 12 के करते हैं, 11 12 के करते हैं, तो 200 बच्चे, क्या 200 बच्चों के व्यूज आ रहे हैं? नहीं करते, कहने के बाद भी नहीं, नहीं नहीं करते। आते ना। इसका मतलब यही है कि इसमें हम सोसाइटी को नहीं, इसका मतलब हम कन्विंस ही नहीं कर रहे। हम जब अपने, अब यहाँ पे क्या है मैम, यही यही एंटरप्रेन्योर, क्या हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर पा रहे हैं? बाहर को बेचने की तो बात ही छोड़िए, अभी तो जिसको फ्री में आप कह रहे हो कि आप हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, इसको आप देखिए, इसको आप शेयर करिए, आप यही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये एबिलिटी क्या है, इस पे हमें बात करनी है। यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसे इफेक्टिव हो, उस पे हमें बात करनी है, रेदर देन मेकिंग अ इफेक्टिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होगी, वो मान सकता हूं मैं, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन वो इफेक्टिवनेस नहीं है जो एक चाहिए, सो दैट कि जब मेरे ये 200 बच्चे उसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो 200 के कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ दोस्त होंगे, वो 400 500 अपने आप पहुंचेगा। जब वो 500 पहुंचेगा, तो कुछ जो आपका जो एआई का जो इनका टूल होता है जो आगे प्रमोट करता है फेसबुक वगैरह का, वो भी आगे काम करना शुरू करेगा। तो इस पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसे सेशंस लेने की जरूरत है। और वो कहते हैं ना, प्यार से, मतलब उनको खुद लगना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या है, हम जाके देखें, कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी। क्या आपने जब पोस्टर डाला, क्या आपने जब वीडियो डाला, तो उसके साथ आपने कुछ अपने वहां पे अनाउंस किया कि हाँ, अगर ये ऐसा कोई करेगा, कमेंट आएगा, हम एक जो बेस्ट कमेंट होगा उस दो प्रोडक्ट को हम कुछ प्राइस देंगे, ऐसा कुछ करके देखिए। तो हो सकता है वो 200 बच्चे हैं, वो उनमें से आपके स्कूल के, वो अपना जाके कमेंट डालेंगे, आई माई नेम इज दिस, वो उनमें से प्राइस के लिए डालेंगे। ऐसा कुछ है ना, उनको अट्रैक्ट करना है, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना। ये एक क्वालिटी है जो बिजनेस स्टडी में पढ़ाते हैं।
तो अब आपको पहले वो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, जो बच्चे हैं जो आपके फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम पेज को कर रहे हैं, उनको करने के लिए आपको क्या करना है कि जी हमने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो में हमने एक मैसेज डाला है, उस मैसेज में हमने कोई कूपन कोड डाला है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। उस कूपन कोड को जो भेजेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, उसको उसका एक लॉटरी निकलेगी, एक ये होगा, कुछ भी हो सकता है, करके देखिए। इट कैन बी अ बेनिफिशियल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सर वो स्कूल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, गोलगप्पे की दुकान लगा लेते हैं, मैम बहुत बढ़िया मुनाफा होता है। आप मेरी बात समझिए, वो बिकता नहीं है मैम, वो इमोशंस है। हाँ आप जब अपने बच्चे के गोलगप्पे की दुकान से गोलगप्पे खाते हो, दैट इज नॉट अ सेल, प्लीज राइट। वो सर यार बच्चे ने लगाया इसके इसलिए खाते हैं, ये मजे लेने के लिए खाते हैं, आप रोज नहीं। प्लीज इस बात को समझिए, उस इमोशन को उसमें इकट्ठे किए हुए पैसे से, वो पैसा एंटरप्रेन्योरशिप का पैसा नहीं है, वो इमोशंस का पैसा है। इस राइट बात को आपको समझना पड़ेगा। राइट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एनीवन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ललित जी। सर एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे स्कूल में एक कैंटीन का जो सर प्रोजेक्ट है ना, हम्म। वो मैंने बच्चों को ही हैंड ओवर कर रखा है सर स्टार्टिंग से ही। अच्छा, मतलब आपके स्कूल की जो स्कूल कैंटीन है वो बच्चे चलाते हैं? यस सर। उसमें वो स्कूल की बस थी एक सर, वो खराब हो गई थी। कोई वेंडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है? मैं उनको सर स्टार्टिंग में एक बार गाइड किया था, +2 वाले +1 को हैंड ओवर कर देते हैं हर एक अच्छा, साल। तो मतलब हर साल वहाँ क्या बिकना है, अपना 11th वाले जो बच्चे हैं वो प्रोडक्ट हाँ सुबह जी। लाते हैं, वहाँ बेचते हैं। कितना अच्छा काम यस है। सर। तो यानी वही डिसाइड करते हैं कैंटीन में क्या बिकेगा, किस रेट में नहीं ये बिकेगा। सर एक्चुअली इसमें कैंटीन कमेटी है, हम भी डिसाइड करते हैं अच्छा, कि आप कुछ लोग ऐसा मिल के करते हैं, ले। लेकिन उसमें पैसे कौन लगाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सबसे पहले? सर स्टार्टिंग में फाइनेंस किया था स्कूल ने ही, अब स्कूल के अच्छा। हमने वापस दे दिए हैं। अच्छा, अब अब उसके सब बाद बच्चों का ही आपने है एक सर। और फंड उसमें बना क्या, लिया, तो इसमें से कुछ हाँ जी, पैसा बच्चे जो कुछ बच्चों की उनको आपने सर कमेटी बनाई होगी। 1000 पर वीक, जैसे हर एक वीक में 2 बच्चों की ड्यूटी होती है सर, ओके। 1000 पर वीक सैलरी भी देते हैं, जो 2 बच्चे संभालते हैं, फिर अगले 2 आ जाएंगे, फिर अगले 2 आ जाएंगे सर। अच्छा, एवरी वीक 2 नए बच्चे, देखिए कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। तो क्या उनको आप ये ऑटोनॉमी देते हैं कि कैंटीन में क्या बिकेगा और क्या हाँ नहीं सर, ये बिकेगा? उनको उनको? मतलब उन्हीं को ही भेज के सर्वे करवाता हूँ कि अच्छा। ये बच्चों से पूछता हूँ डिमांड क्या क्या है, क्या क्या बाई करना चाहते हैं। अच्छा, वेरी फिर गुड, उसके वेरी बाद गुड। सर हम कौन से बैठ के ये कौन से स्कूल में है सर, आप कौन से स्कूल में हैं? आर्मी स्कूल हिसार सर। अरे सर, वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग सुने और इस तरह से कुछ अपने यहाँ सोचे, दम दे, देखें कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। क्यों कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में हमारे 11th 12th के बच्चे स्कूल की कैंटीन को क्यों नहीं चला सकते? उसके लिए हमें वेंडर क्यों चाहिए? और क्यों सर चाहिए? उसके लिए भी सर टाइम फिक्स है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे असेंबली 7:20 होती है तो 7:10 to 20 मिनट्स मॉर्निंग के, 20 रिसेस के सर, और 20 हॉलीडे के बाद के, मतलब जब अच्छा, छुट्टी वही हो जाती है। वही शेयर करने का उनका टाइम है। हाँ जी। तो इनके साथ कोई स्टाफ भी आप लोगों ने दिया है कि जिसके सैलरी वगैरह ये लोग निकालते हैं, जो साफ सफाई करता होगा कैंटीन की, ये सब करता होगा? वो सर स्कूल का स्टाफ दे रखा है, और उसकी ओके, वेरी सैलरी गुड। हम उसके निकलवाते सैलरी वहीं से कैंटीन से ही हैं। देते हैं? कैंटीन से हाँ देते जी। हैं सैलरी? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लीज इस बात को समझिए, कितना अच्छा प्रोजेक्ट। ये यही सब चीजें आपको बच्चों को सिखानी है। अगर आप इस बातों को सिखा पाए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेशनरी शॉप हो स्कूल में? समझिए, एक स्टेशनरी शॉप आप एक छोटी सी स्कूल में कहीं खोलें, उसमें कुछ पेन, कुछ पेंसिल, कुछ कलर्स, कुछ वो हो, जो जिसकी स्टॉक टेकिंग हो, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद एक ग्रुप ऑफ बच्चा दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चे को वो हैंड ओवर करे। हो सकता है वो 4 ही बच्चे, जरूरी नहीं है कि आप 4 अच्छे बच्चे आइडेंटिफाई करो। एक लिए तो लर्निंग प्रोसेस है। आप स्टॉक टेकिंग उनको सिखाएंगे, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर सुबह मेरे 15 पेन थे, शाम को एक पेन बिका तो 14 पेन बचे, ये आप उसको सिखाएंगे। एक्चुअल में आप उसको लीफो और फीफो सिखाएंगे। आप केवल लीफो मेथड, फीफो मेथड बोलेंगे नहीं, बच्चा लीफो और फीफो सीखेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसमें दिक्कतें आएंगी, कहीं फंड्स की दिक्कतें आएंगी, कोई बच्चा फंड पैसे इधर उधर करेगा, कोई बच्चा सामान इधर उधर करेगा, ये सब होगा, ये सब होगा। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर आप सिखा नहीं पाए। और सर एक जो एनुअल फेयरवेल पार्टी होती है ना सर, हाँ जी सर। वो भी हम मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सारी स्टूडेंट्स को ही देते हैं वेरी कि गुड, आप भी वेरी गुड। डिसाइड करना है सर कौन कौन से मैं होंगे। आपको बता रहा हूँ, प्लीज, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। मैं सिंपली एक स्कूल में जाता हूँ, मैं लगभग लगभग महीने में 10 स्कूल जाता हूँ।
10 स्कूल में जाने के बाद जब मैं टीचर से प्रॉब्लम्स होता हूँ, अपने आप समझ में आता है कि इस स्कूल की प्रॉब्लम ना बच्चे हैं, ना पेरेंट है, ना सोसाइटी है। इस स्कूल की प्रॉब्लम यहाँ का सिस्टम है। मैं स्कूल में जाता हूँ, कुछ स्कूल में जाता हूँ, पता चलता है गेट पे मेरा नाम लिखा होता है कि हाँ जी, मैं पूछता, मैं जाते ही बोलता हूँ मैं सुनील त्रिपाठी, वो कहते हैं आइए सर, वो लेके जाते हैं मुझे। यहाँ कई बार कई स्कूल में टीचर खड़े होते हैं, कई स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं, कई स्कूल में गार्ड को पता होता है कि हाँ ये आने वाले हैं, इनकी गाड़ी ये होगी। कई मुझे फोन करके पूछते हैं सर आप गाड़ी से आएंगे तो आपकी गाड़ी का नंबर कहाँ कितना है, वो पास। और दूसरे स्कूल में मैं जाके कहता हूँ मैं अच्छा कहाँ से आए हैं, अच्छा ठीक है मैं अंदर बात करती हूँ, फिर वो अंदर बात, तो पता चल जाता है कि आपकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या है। और फिर आप कहते हैं हम 20 साल से बिजनेस स्टडी के टीचर हैं और हम प्लानिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या प्लानिंग पढ़ाएंगे? प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्लानिंग आप पढ़ाएंगे। अगर आपने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन, अगर आपने किसी को अपने स्कूल में बुलाया है, आपकी प्लानिंग क्या हो सकती थी? आपके गार्ड को पता होना चाहिए कि इतने बजे इस नाम का ये पर्सन आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वो गाड़ी से आएगा, कि वो मेट्रो से आएगा, कि वो ऑटो से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो गाड़ी से आएगा तो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग के मेरिट डिमेरिट फीचर्स पढ़ा के आप प्लानिंग बच्चों को करा के 99 नंबर दिला देंगे। आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, लेकिन समाज में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकल पाएंगे। जो आप बिजनेस स्टडी पढ़ाना चाह रहे हैं वो बिजनेस स्टडी नहीं है। बिजनेस स्टडी को मैंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, और मैं खुद देखता हूं, 10-12 स्कूल जाता हूं, उसमें समझ में आ जाता है कौन से स्कूल में प्लानिंग एक्चुअल में है और कौन से स्कूल में नहीं। अपने आप समझ में आ जाता है, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो प्लीज अपने बच्चों को सिखाएं कि हाँ प्लानिंग क्या होती है। और इन सब, ये सब छोटी छोटी चीजों से सिखाते हैं। तो ललित जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। प्लीज आप लोग, मैं कह रहा हूं कि आप अपने स्कूल में वर्कशॉप कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं, डांस कराते हैं, फेयरवेल कराते हैं, ये सब इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग सिखाने के बहुत ऑप्शंस हैं। क्या हम उसको यूज कर पाते हैं? उसको अगर आप यूज करेंगे, ये बहुत अच्छा होगा, आप बच्चों को सिखा पाएंगे। जो लोग इंडस्ट्री में हैं एक्चुअल में, उनकी आप हेल्प लें, उनको आप बुलाएं। आप में से कई लोगों के हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, कई के वाइफ होंगी जो कहीं इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनको रिक्वेस्ट करके एक दिन अपने स्कूल बुलाएं, उनसे उनको बात करवाएं बच्चों की। लोग मेरे पास आते हैं, सर हमारे बच्चों को आप कहीं इंटर्नशिप करा दीजिए। क्यों जरूरत है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्कूल में 40 से 50, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर, 40, 50, 60, 70 का स्टाफ तो मिनिमम होता है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं 60 लोगों के स्टाफ मांग करता हूँ, 60 लोगों के स्पाउस को जोड़ लो, उनके बच्चों को जोड़ लो, बहुत लोग इंडस्ट्री में इधर उधर। आपको आपको बस थोड़ा सा प्लानिंग करना है। आपको पता करना है कि हाँ किसका स्पाउस जो है अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पर है, उनमें से एक आदमी को इनवाइट कर लेना है। आपके बच्चे स्कूल में ऐसे होते हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपको थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, रिसर्च एबिलिटी डेवलप करेंगे। अरे पहले हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे स्कूल में कौन से बच्चे हैं, उनके पेरेंट किस पोस्ट पे, किस जगह पर है, उसमें से एक को, किसी को प्यार से इनवाइट करिए अपने स्कूल में, वो आपके बच्चों से बात करके जाएंगे, वो आपको इंटर्नशिप की बढ़िया क्वालिटीज बता के जाएंगे, एक इंटरप्रेन्योर की अच्छी क्वालिटीज बता के जाएंगे, मैनेजर की अच्छी क्वालिटीज बता के जाएंगे। उनसे आप बात करके इस काम को करेंगे। आपको बाहर से किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एनीवन। कोई कुछ पूछना चाहेगा? आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में, दीपक मिश्रा जी बताइए सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। सर जो आपने चीजें सिखाई वो रियली बहुत अच्छी हैं। अब तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी धीरे धीरे, बट उसके लिए मुझे सीखना होगा। तो गुरुजी मैं फॉर्म वॉर्म कहाँ से भरूँ या लिंक मिल जाएगा? किसी का फॉर्म? जी वो इंटर्नशिप का जो आप संडे को प्रोग्राम कर रहे हैं। जो आप लोग के ग्रुप पे डाला हुआ है, जो संडे को हमारा वो है ग्रुप, हर ग्रुप पे आया हुआ है। मैंने हाँ ठीक गूगल फॉर्म आया हुआ है, मैं दोबारा भेज ठीक दूंगा, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा अगर ठीक आपने है नहीं किया। ठीक है। जो लोगों ने आज सुबह तक फिल किया था उनके पास ज्वाइनिंग लिंक चला भी गया होगा। जिन्होंने आज, वो स्क्वाफ के बारे में है, तो मेनली इट इज फॉर दोज हु आर द टीचर्स इन द स्कूल, उनके लिए अच्छे है। बाकी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन फॉर देम ठीक है। एनीवन एल्स? यस सर, एक्चुअली जो SQQAF के अंदर सर रेटिंग हमारे को क्रेडिट रेटिंग है 4 तक लेके आनी है। हाँ जी सर।
ये मेरे को यही आपसे सीखना है, मैंने तो आज ज्वाइन भी इसलिए किया था। कोई बात नहीं सर, हम सीखेंगे संडे को 5 बजे इवनिंग सर। इवनिंग में सर। आपने लिंक फिल कर दिया है क्या? आपने फॉर्म हाँ फिल सर, किया? यस सर, फील्ड सर। ठीक है। एक्चुअली सर हमने इस बार वो फिल भी किया था, हाँ जो SQQF की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। वो हमारी सर प्राइस रेटिंग भी अच्छी आई है, लेकिन वो 4 पे सबको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को वो सीखना है। क्यों, एक चीज मैं आप लोग, चलो कोई बात नहीं, संडे को ही बात करेंगे। 4 पे मतलब आपको इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आप किसी चीज में 2 पे या किसी चीज पे 1 पे या किसी चीज पे 3 पे नहीं रह सकते। प्लीज हाँ माय जी। रिक्वेस्ट है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज में 4 पे ही पहुंचना है। नो डाउट 4 पे पहुंचने की कोशिश करनी है कि हाँ हाँ। सर वो, देखिए 4 में जो चीजें आपको दी गई है ना, वो आपको एक आइडियल सिचुएशन दिया गया है। उस आइडियल यस सर। सिचुएशन पे पहुंचने की आपको कोशिश करनी है। भावना जी हाँ आपका। हाँ, उनके इम्प्रूवमेंट प्लान ही बस सर वो बस बनाने बस, हैं। हाँ वो प्लान जरूर बनाना। भावना जी हाँ आपका। जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये पूछना था कि ये जो आप बता रहे हो फॉर दिस प्रोग्राम, क्या इसका ऑनलाइन कुछ होगा कि नहीं, कि वो फिजिकली ही अटेंड करना पड़ेगा? स्क्वाफ का नहीं नहीं, ये ऑनलाइन ही होगा 5 बजे। लिंक आपको मिला होगा ज्वाइन करने के लिए, संडे 5 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसकी। मैं स्क्वाफ। चेक कर, टेलीग्राम पे सर? नहीं नहीं, ये आपको हमारे फेसबुक पेज पे लिंक होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फेसबुक पेज पे ज्वाइन लिंक होगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। एंड मैंने आप लोगों हाँ, से कई बार बताया कि अब हम लोग क्या है कि व्हाट्सएप मैसेज बहुत लोगों ने हमें बताया कि डिस्टर्ब करना है, करता है कई बार। तो अब हमने एक फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया है। हम अपनी सारी अनाउंसमेंट, सारे लिंक्स कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उस फेसबुक पे डालना शुरू करने की। तो दैट कि अगर आप उस फेसबुक पे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको हर चीज का मिलता रहेगा कि हाँ नेक्स्ट कौन सी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा सेशन होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन। इवन जो कॉलेज कोर्सेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोग को भेजता रहता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स पे। तो कई बार क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप पे आगे स्क्रॉल हो गया, वो आ गया, नहीं रह जाता, फोन चेंज हो गया। तो अगर वो फेसबुक पेज पे रहेगा तो आप फेसबुक को स्क्रॉल करके आप उसको देख पाएंगे उस पेज पे। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं। ये सजेशन आप में से ही किसी का आया था, तो इसलिए हमने फेसबुक पेज पे डालना शुरू कर दिया है कि अब जो भी कॉलेज का नोटिफिकेशन एंड ऑल भी आएगा तो उसको हम फेसबुक पे डालते जाएंगे, सो दैट कि आप अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने, सपोज मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, उसके बाद नीचे मैसेज आ गए बहुत सारे, वो ऊपर चला गया, आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो आपको उस फेसबुक पेज पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि हमारे यहाँ भी एक बूट कैंप हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। किसी इंटर्नशिप वाले कुछ लोग थे, वो लोग आए थे करने। इट वाज अ बूट कैंप फॉर 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल, जहाँ 6-6 घंटे बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स दी गई थी कि ये प्रॉब्लम है, इसका आप प्रोडक्ट बनाओ। उसके बाद इसकी पिचिंग वगैरह हुई थी। सो वो चीज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। बट फिर लास्ट में यही हुआ था कि देवर चार्जिंग, मतलब ऑब्वियसली वो अच्छे खासे रेप्यूटेड जगह से आए थे, तो देवर चार्जिंग फर्दर फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो वी वर आस्क्ड कि क्या हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फर्दर उसका एक्सपैंडेड प्रोग्राम, जिसमें आपके आइडिया को पॉलिश किया जाएगा अगले 11th 12th के लिए, 11th 12th ग्रेड में जैसे जाएंगे। एंड व्हेन यू pass out, then you'll have a good product to deal and to sell the product, the idea. एंड ऑल्सो आई वांटेड टू शेयर कि हमारे यहाँ भी जैसे ये होता है कि एक्टिविटीज प्रीफेक्ट्स होते हैं जो हर एक चीज ऑर्गेनाइज, सारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करते हैं, चाहे इंटर हाउस इवेंट्स हो, चाहे इंटर ये कोई भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो, एंड इवन फेयरवेल्स एंड ऑल। सो या समवेयर और द अदर कुछ स्कूल्स में होता भी है, बट इवन मुझे और थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में नहीं गेन नहीं, कर। बहुत बहुत अच्छी बात है जितने करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा बच्चों का कहते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है, या इवन आईआईटीज में, इवन आईआईटीज में जो ग्रोथ बच्चों का जो सबसे ज्यादा होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि उनका करिकुलम क्या है, वो पढ़ाते क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर बीकॉम ऑनर्स का करिकुलम देख लेंगे आप, तो वो वही है जो 20 साल पहले मैंने पढ़ा था, सेम है, कोई चेंज नहीं। लेकिन जो सबसे इनोवेटिव कंसेप्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस का, वो उनकी सोसाइटीज है। सोसाइटीज है। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है, किसी सोसाइटी को ज्वाइन करता है, अपने सीनियर के अंडर में वो काम करता है। पता नहीं क्यों हम स्कूल में इस बात से डरते हैं। स्कूल में इतना, वही बच्चा 2 महीने बाद, मार्च तक वो स्कूल में है, जुलाई में वो चला गया कॉलेज में, कॉलेज में जाके वो उसको हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन 2 महीने बाद स्कूल कैंपस के अंदर हमको लगता है, हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम टीचर,
हम टीचर खुद ही हमें मतलब डर लगता है कुछ हो गया तो झूठ मूठ का पेरेंट्स हमें कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, नहीं, थोड़ा सा हमें इस बात को समझना कि उस लीडरशिप क्वालिटी को अगर हमें डेवलप करना है तो बच्चों को उस तरह की कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उस तरह का समझाना पड़ेगा। नो डाउट अपने एक प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है कि हाँ सोसाइटी में बच्चे आए और फिर उन बच्चों को ने देखा हाँ मुझे अगली बार जनरल सेक्रेटरी बनना है, अगली बार उसी ग्रोथ में, उसी में उनको ग्रोथ कंसेप्ट, जो आप लीडरशिप कंसेप्ट, जो सब कुछ प्रमोशन जो ऑफिसर्स में जा सब सीख जाता है बच्चा। जब वो सोसाइटी में पहले दिन आता है और कहता है वो भैया देखिए सब वो भैया बोल रहे हैं और सब बैठ के सुन रहे हैं, उसके अंदर एक अलग से एक स्पार्क लगता है कि हाँ मुझे ये करना, मुझे ये करना। नो डाउट स्कूल में भी आपका स्कूल कैप्टन, लीडर्स, ये सब स्कूल हेड बॉय सब होते हैं, लेकिन पता नहीं मैंने जितना देखा है वही है, स्कूल टू स्कूल डिफरेंट करता है। वो स्कूल हेड बॉय तो हर कोई बनाने लगा है, लेकिन उस हेड बॉय को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा और फिर उस हेड बॉय से हमने कितना काम करवाया। नाम के एक अच्छा बच्चा, एक स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा, उसको आपने हेड बॉय डिक्लेयर कर दिया, क्या उससे आपने कुछ ऐसा काम करवाया जो कि बेनिफिट दे बाकी बच्चों को, उसकी लीडरशिप स्किल्स को देख के बाकी बच्चे इंस्पायर्ड हो, वो कुछ ऐसा कराए जो बाकी बच्चे और भी देखें। वो अगर हम नहीं करा पाए तो वो हेड बॉय बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ उसके लिए एक कागज में लिख दिया गया वो हेड बॉय है, कोई हेड गर्ल है, तो उससे हम अपने आप को बचाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस प्रोसेस को अपने स्कूल करिकुलम में अडॉप्ट कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आज के सेशन के बारे में आप डिफरेंट टीचिंग ग्रुप पे, नॉट स्टॉक मार्केट ग्रुप पे, जिस डिफरेंट टीचिंग ग्रुप पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप उस पर फीडबैक जरूर डालिएगा। मे बी सुप्रीम अकाउंटेंसी हो, कॉमन कॉज हो, ब्रेनस्टॉर्मर्स हो, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी टीचर्स के ग्रुप हैं, सो दैट कि संडे का सेशन ज्यादा से ज्यादा टीचर्स अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you, sir. Really, it was fruitful. Thank you, sir. थैंक यू।